सरता। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। देश में कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे के बीच आज से टीकाकरण का दूसरा अभियान शुरू हो चुका है। आज से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की खुराक मिलनी शुरू हो गई है। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि कैंसर से लेकर तमाम जो गंभीर बीमारियां हैं उन मरीजों को भी इस बार जो है वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। 45 साल से अधिक उम्र के कोमोर्बिडिटी वाले यानी गंभीर बीमारी वाले लोगों को भी टीका मिलना शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के मुताबिक देश में 50 साल से ऊपर और किसी बीमारी के साथ जी रहे 50 साल के उम्र के ऊपर के लोगों की कुल संख्या लगभग 27 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। पीएम मोदी सुबह करीब 6 बजे एम्स पहुंचे और वहां कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वैक्सीन लगवाने के बाद पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देने में जिस तेजी से हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने काम किया है वो उल्लेखनीय है। जो लोग वैक्सीन लेने योग्य हैं, मैं उन सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। साथ ही मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाने की भी मैं अपील करता हूं। पीएम मोदी के अलावा देश के तमाम मुख्यमंत्रियों और राजनेताओं ने भी आज कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई है और कोविड के खिलाफ जंग की एक नई तैयारी छेड़ दी है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी जहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज से कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो गया और पहले दिन ही खुद पीएम ने टीका लगवाया ताकि लोगों में विश्वास बढ़ सके। सुनते हैं इस मामले पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया। देखिए, मैंने शुरू से ही ये बात कही थी कि हमारी दोनों वैक्सीन्स पूरी तरह से सेफ है, इफेक्टिव भी है और इम्यूनोजेनिसिटी के दृष्टि से भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और इसी के रहते इतने सारे देश में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन मिला। आज हम हृदय से आभारी हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हमेशा हमें ये सिखाया है कि यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। और स्वयं सबसे पहले जब 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन देश में खोला गया है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लिया। स्वदेशी वैक्सीन ली, कोवैक्सीन, जिसके खिलाफ इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया गया, जो कि साइंटिफिकली एकदम से परफेक्ट थी, अगुवाई में लड़ी गई, उसका अभिनंदन। तो ये देश के लिए बहुत गौरव का क्षण है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट कहा, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को टीका लगेगा, डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी को, एम्बुलेंस ड्राइवर को, पुलिस वालों को, और उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। तो कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे कि मोदी जी टीका कब लगवाएंगे, तो आज उनको मोदी जी ने जवाब दिया है कि मैं अपनी पारी का इंतजार करूंगा। और उस पारी से आज शुरुआत हुई है। मैं आज के दिन विपक्ष के लोगों से एक अपील करूंगा, क्या हम लोग कोरोना की लड़ाई में एक नहीं हो सकते क्या? अगर देश हो सकता है, अगर मोदी जी ने दर्जनों बार सारे मुख्यमंत्रियों से बात की, देश ने बार बार यह परिचय दिया, तो शायद लगता है कि आज हम लोग राजनीति से ऊपर उठकर इस वैक्सीन की लड़ाई में और वैक्सीन लगवाने की पूरे अभियान में एक हो जाए तो देश का बहुत भला होगा। उनको पहले कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद अपनी पारी का इंतजार करके प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी वैक्सीनेशन कराया। ये वीआईपी कल्चर नहीं है कि साहब प्रधानमंत्री पहले कराएंगे, मंत्री पहले कराएंगे, वीआईपीज पहले कराएंगे, उसके बाद जो है कोरोना वॉरियर कराएंगे, गरीब कराएंगे, जिनको ज़रूरत है वो कराएंगे। नहीं, एक ऐसा सार्थक संदेश है, एक ऐसा सशक्त संदेश है
जो हमेशा जो है वो समाज के सेहत सलामती को मजबूत करने में प्रभावी भूमिका निभाएगा। उसके साथ ही साथ एक संदेश ये भी है कि जो इस वैक्सीन पर अपनी सियासी वैक्सीन चढ़ा रहे थे, उन वैक्सीन चढ़ाने वालों के लिए भी ये संदेश भी है और सबक भी है। जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे कि जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है वो ठीक नहीं है, उनको भी एक बहुत बड़ा उनके लिए भी सबक है। वो सभी लोगों से अपील किए हैं कि वो टीके लगवाएं। उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसका निर्धारित भी हो गया है, शुल्क भी निर्धारित हो गया है। तो पहले जिस प्रकार से लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे विपक्ष के लोग, उसको उन्होंने तोड़ा। 250 रुपये में वो टीका लगेगा, लेकिन अन्य जगहों पर मुफ्त के टीके लग भी रहे हैं, बुजुर्गों के लिए भी है। अब हम लोग भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो ही आएगी तुरंत जाकर के टीके लगवाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी पहले भी वैज्ञानिकों की प्रशंसा करते रहे और ये कहते रहे कि भारत के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत इस मामले में सबसे पहले वैक्सीन का बना लिया। वह वैज्ञानिकों के साथ साथ कोविड वॉरियर्स की भी प्रशंसा करते रहे हैं। और नीति सुनिश्चित और स्पष्ट होती है, जिसमें दृढ़ता होती है। वो अपने बनाए हुए फॉर्मेट पर चलते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, और ये परंपरा प्रारंभ से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया। प्रोटोकॉल बने थे इस देश में कि पहले हमको कोरोना वॉरियर्स को देना है, सेना, अर्धसैनिक बल, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी। प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसे ही कि 60 के बाद वालों को उम्र के लिहाज से कि कब देना है, उन्हें उसी नियम का पालन किया। और जिनने ये सवाल उठाए थे वैक्सीन पर, तो जो मार्ग है वो निष्ठा का मार्ग, संकल्प का मार्ग है। आज प्रधानमंत्री जी ने, चूँकि उनकी आयु 60 से ऊपर भी है, और जो लोग 60, मैं भी 60 से ऊपर हूँ, तो मैं भी अब वैक्सीन लगवाऊंगा। पहले ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। ये नीति थी। उसी नीति के तहत प्रधानमंत्री ने बिना किसी की परवाह किए बगैर जो अनर्गल बातें चल रही थी उनको अपने आप। अब सवाल ये बना हुआ है कि पीएम मोदी के टीका लगाने से क्या आम जनता में इस टीके के प्रति विश्वास जाग पाएगा। सुनिए इस पर क्या कुछ कहना है विपक्ष के नेताओं का। जो कोविड के ज़माने में उसको रोकने के लिए जो वैक्सीन बनाए हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन किसी चीज़ की पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए। लोगों के हित में उनके सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी चीज़ आती है तो हम उसका वेलकम करते हैं। देखो, इसमें मैं पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता। अब मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं तो मेरे घर में 2 लोग 1 महीने पहले ही लिए थे। जब शुरू हुआ पहले इसमें, तो जयदेवा हॉस्पिटल में जो मेरे बच्चे काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पहले ही लिया था। फिर और दूसरा बच्चा भी लिया। तो वो कोई उसको बहुत बड़ा पॉलिटिक्स करने का या मैम्यू तू करने का नहीं है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि वैक्सीन के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी भ्रम या चाहिए, और सबको मिलकर इस कोरोना महामारी की लड़ाई में मिलकर एक जंग लड़नी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में पूरी दिल्ली की जनता ने साथ आकर एक बहुत महत्वपूर्ण, और दिल्ली में भी अब हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हर नागरिक को सुरक्षा कवच पहनाना यानी कि कोविड वैक्सीन लगवाने की तैयारी में है। और हर दिल्ली वाले की रक्षा, जैसे हमने कोविड-19 महामारी के प्रकोप जब छाया हुआ था उस समय करी, वैसे ही आने वाले समय में भी दिल्ली वालों के साथ मिलकर केजरीवाल सरकार ये काम करेगी। वैक्सीनेशन से अगर कहीं किसी की डेथ हो रही है या कहीं कोई समस्या सामने आ रही है तो उस पर निश्चित रूप से लोगों का कंसर्न होना या लोगों की चिंता होना वो जायज है। प्रधानमंत्री जी ने खुद से वैक्सीन लगवाई, बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीनेशन में जितना तेजी के साथ ये आगे बढ़ेगा
जितनी तेजी के साथ इसको आगे पहुंचाया जाएगा और लोगों के दिमाग में जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर करने में अगर सरकार काम करती है तो अच्छी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में 3 करोड़, उसके बाद 7 करोड़ जोड़ना था, तो उसी नियम के मुताबिक ये हो रहे हैं। और बुजुर्ग जो है, जो एल्डरली है और जो कोमॉर्बिड है, उन सबको वैक्सीन लेने की इंतजाम हो चुके हैं। ये तो हिंदुस्तान की वैज्ञानिकों और हिंदुस्तान के जो विशेषज्ञों ने ये फैसला लिया, उस फैसले का मुताबिक सब कुछ हो रहा है। और इसके पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, हमारे एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया साहब, उन्होंने भी सब कुछ लिए, ये वैक्सीन लिए हैं। तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आसाम का गमछा पुडुचेरी और केरल की नहीं, मैं देखिए, मुझे एक चीज सबको जानकारी है हिंदुस्तान के, और सब ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक गुड कम्युनिकेटर है। जो काम उन करते हैं, हर काम में एक संदेश भेजते हैं। तो आज जब वैक्सीनेशन की ये छवि मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उन्होंने एक गमछा पहने हैं और केरल और तमिलनाडु की नाच को भी उन मदद ले रहे हैं। तो मैंने संयोग से, ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि ये संयोग से देखो 3 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और 3 स्टेट के साथ मोदी जी का आज की जो उनका वैक्सीनेशन, इसके साथ संयोग से कोई जुड़ा हुआ लगता है। मैं ये नहीं कहती है प्रयोग से ये सब कर रहे हैं, संयोग से ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में चुनाव है और ये चुनाव में लगता है कि वैक्सीनेशन में भी चुनाव हावी है। ये मुझे ऐसा लगा तो इसलिए मैंने कहा, ऐसा नहीं तो मैंने ये भी सोचा कि अगर एक हाथ में ऋषि अरविंद जी की तस्वीर हो जाते और एक हाथ में गीतांजलि हो जाते तो 5 राज्यों में जो चुनाव है, ये 5 राज्य उसमें शामिल हो जाते। तो प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आया था कि मुख्यमंत्रियों को और सब लोगों को खुद भी शायद प्रधानमंत्री माने लेने वाले हैं, जो माने हमको जानकारी है उसके अनुसार। तो ये तय करके हो रहा था कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्री सब एक साथ लेंगे। इन लोगों को पहले लेना चाहिए था। अब देखिए कि जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है जॉनसन, उसने शुरुआत किया। बिडेन जो है 2 बार ले चुके, अमेरिका के राष्ट्रपति। तो हमारे यहाँ जो टीका को लेकर के संदेह हुआ, इसकी वजह है कि ट्रांसपेरेंसी उस मामले में लोगों ने मेंटेन नहीं किया। जो 3 चरण का इसका जो डाटा होता है उसको लेकर के जनता के बीच में रखना, वो नहीं हो पाया था। और हम लोगों के देश का जो माने टीका बना, उसका 2 ही चरण का माने उसका एक लोगों पर इस्तेमाल हुआ था और उसका भी डाटा जो है सार्वजनिक नहीं हुआ था। इसलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। देवेंद्र प्रमुख जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक लेते हैं। ब्रेक के बाद तुरंत चर्चा पर लौटेंगे, हाजिर होंगे फौरन। खबरनामा, खबर से असर तक। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को,
आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं मैं एएनबी न्यूज पर और दोनों से ही मेरा सवाल है और सवाल बरकरार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम अन्य राजनेताओं के कोरोना का टीका लगाने से लोगों में विश्वास जाग पाएगा? पहले देवेंद्र जी आपका रुख कर लेते हैं। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह कोरोना का टीका लगाया और उसके बाद से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब लोगों के मन में इस टीके के प्रति विश्वास और बढ़ जाएगा। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। देखिए, कुछ लोगों का काम है कि काम किसी भी तरीके का उन्हें विपक्षी नजर आता है और जिस तरह से देश की हालत चली हुई थी, जिस तरह से पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी के दौरान हिली हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू में जो घोषणा की थी उसके अनुसार जो सेकंड राउंड है, जो हमारे की बात है या कोई भी किसी बीमारी से ग्रस्त है, उनका दूसरा नंबर था। उसके अनुसार उन्होंने जाकर वैक्सीन किया है और वैक्सीन कराने के दौरान उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा, जो बड़ी बात थी, वो भारत के बायोटेक द्वारा विकसित जो वैक्सीन है उसी का चयन किया माननीय प्रधानमंत्री। ये वैक्सीन कोवैक्सीन जो है इंडिया से बनी है। इंडिया के सम्मानित उन वैज्ञानिक को, उन डॉक्टर्स को, सबको नमन और प्रणाम है जिन्होंने भारत को महारत दिलाने में भारत को यहां पहुंचाया है। वो बधाई के पात्र हैं सब। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसी की परवाह न करते हुए जो नियम बनाए उसको फॉलो किया है, उसके अनुसार वैक्सीनेशन किया है, अपना कराया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के डिसीजन को नमन है, प्रणाम है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं। अभी मैंने आपकी बाइट में देखा कि कोई मित्र कह रहा था कि इसमें चुनाव की बू आ रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आती। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि चुनाव की बू है, क्योंकि जो गमछा डाल के बैठे हुए थे प्रधानमंत्री, तो उससे उन्होंने रिलेट किया है। अधीर रंजन चौधरी को मैं क्या कहूं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उनके साथ साथ उनके और बहुत जैसे भाई छोटी छोटी पार्टियों के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अदर्स कितने कितने इस पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश जी कह सके मुझे तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे मैं कैसे करा लूंगा। इन लोगों की हास्यप्रद बातों पे पल्लवी जी हंसी चूकती है। जवाब तो कम ही बनते हैं, क्योंकि ये जवाब ऐसे क्वेश्चन नहीं करते जिसके जवाब दिए जाए। मैं नमन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को। ठीक है, अब एक प्रतिक्रिया केवल ढींगरा जी से ले लेते हैं। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस ही वो पार्टी थी, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं टीकाकरण करवा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। अब आज प्रधानमंत्री ने टीकाकरण करवा लिया है, तो अब आप लोगों को ये उम्मीद है कि आने वाले समय में अब लोगों के मन में विश्वास जागेगा और इस बार जो रफ्तार है वो तेज रहेगी? देखिए, सबसे पहली मेरी प्रतिक्रिया इस मामले में है कि जो टीकाकरण करने की बात अब पब्लिक के ऊपर आई है, तो मोदी जी जो लोगों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। ये सरकार डरे डरे लोगों को समझाने की बात की बजाय इंजेक्शन की अमाउंट रिसीव करने में ज्यादा दिलचस्पी क्यों रख रही है। इस बात का भ्रम जो है वो क्यों नहीं दूर कर रहे लोगों का कि इससे कुछ नहीं होगा, आदमी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जिस तरह से इंजेक्शन की लोगों में डर की प्रति मोदी जी की सरकार ने डाली थी,
आपको याद होगा, जान है तो जहान है। अगर आप जिंदा रहना है तो आपको अपने मुंह पे मास्क रखना पड़ेगा और आपको इस तरह से रहना पड़ेगा। आज देखिए किसान जो कितने 4 महीने से लगातार ठिठुरती ठंड में बॉर्डरों के ऊपर बैठे रहे, किसी को कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। लेकिन मैं भाजपा की सरकार से और मोदी जी से सीधा डायरेक्ट ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 250 रुपए की इंजेक्शन की दवा देनी है इन्होंने, इसको पैसे लेने के लिए इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर इनको समझाने के ऊपर रखना चाहिए? देखिए, आपको पुराने टाइम में 70 साल का कांग्रेस का रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। जिस तरह से ये बात करते हैं भाजपा के लोग, खसरा, चेचक, पोलियो, टीवी और कितनी सारी ऐसी जो महामारियां आई, उसमें सरकार के द्वारा फ्री मेडिसिन जो है लोगों को दी गई। तो ये सरकार ऐसी आई है जिसने पीएम कोरोना फंड में पैसे तो इकट्ठे किए, लेकिन लोगों को अगर सुविधा देने के नाम पे अगर कोई बात सोची जाए तो वो कोई नहीं मिली। और अगर जीएसटी एक छोटे आदमी से लेके, आप छोटे आदमी का मतलब समझिए कि एक छोटा सा आदमी जो काम करने वाला, जो जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए होगी, और करोड़ों रुपए तक कमाने वाले आदमी, सभी लोग जीएसटी भर रहे हैं। और वो सरकार जो जीएसटी का पैसा लेती है, क्या वो उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो कहीं नहीं करेगी? क्या वो पैसे से 250 रुपए के इंजेक्शन बांटेगी? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि मोदी जी समझा क्यों नहीं पा रहे लोगों को? इनको लोगों को समझाना चाहिए, बजाय ये करने के कि लोगों को डरा डरा के उनको पहले कहा जान है तो जहान है, तुम अंदर रहो, बाहर नहीं निकलना है। हो सकता है कि महामारी इतनी बड़ी थी कि बाहर नहीं निकलना चाहिए था उस वक्त, लेकिन आज की डेट में तो जब सारे कोविड केस कम हो गए और कम होने के बाद अब थोड़ा सा बढ़ना भी शुरू हुआ, वो मानते हैं बात, लेकिन अभी भी समझाने का क्रम जो है पूरा पिछला साल पूरा नहीं दिखा। बताइए सर देवेंद्र प्रमुख जी। पल्लवी जी पर जो बातें लगती हैं आपको, आप यहाँ बैठे हैं चैनल्स पर देख रहे हैं कि वो जो 250 रुपए की बात कर रहे हैं, शायद वो पूरी जानकारी ढींगरा जी नहीं लेकर आए। वो सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या जो गरीब अति कमजोर लोग हैं सबके लिए वो फ्री हैं। तो 250 रुपए किस चीज के मांग रहे हैं? 5 लाख का बीमा योजना कार्ड है, ये बात तो बिल्कुल देवेंद्र प्रमुख जी और नीतीश कुमार ने तो ये भी कह दिया है कि निजी अस्पतालों में भी फ्री में ही लगाई जाएगी वैक्सीन। देखिए, मैं बता तो रहा हूं ना आपको, मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा, किसी प्रदेश सरकार की नहीं, या माननीय प्रधानमंत्री जी पर डिबेट चल रही है। मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो स्वास्थ्य कार्ड जो बना आपका बीमे का 5 लाख का, वो हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में जितने लागू है सब में फ्री है। अपना वेट करें और उस वेट तक इंतजार करें। जिसको जल्दबाजी है, जिसको जल्दी ज्यादा जरूरत है, उनके लिए कुछ हॉस्पिटल्स और 250 रुपए भी लगाए, वो भी गवर्नमेंट ने सारे चार्ज फ्री कर। और जो पीछे 60 साल का जवाब दे रहे हैं, अगर 60 साल पे चले गए तो ये डिबेट खत्म हो जाएगी। इस देश में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ है, और जो कोरोना पर सवाल उठा रहे हैं, जो इस महामारी पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पूरी दुनिया को देखना चाहिए। ये भारत में नहीं आया कोरोना, ये भारत की बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है, ये वैश्विक संकट काल है। इसे पूरी दुनिया ने झुका है और पूरी दुनिया ने भारत पर सम्मान किया है, भारत के वैज्ञानिकों को नमन किया है। ये लोग भारत के वैज्ञानिकों को सम्मान नहीं दे सकते, ये भारत की सेना को सम्मान नहीं दे सकते, ये भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दे सकते। इनके पीस है। अरे आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, भारत के आम नागरिक से, भारत के सम्मान से, भारत की सेना से, और भारत के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और भारत की वो कर्णधार जो भारत को चला रहे हैं, उनसे नहीं है कांग्रेस की लड़ाई। इन्हें समझना होगा उन वैज्ञानिक, उस इंस्टीट्यूट को जिसमें उन बनाने वाले उन लोगों को जिन पर इन्होंने सवाल उठाया कि हमें शक है कि यह इंजेक्शन जो बना है ये शायद नकली ना हो, तो इन्हें कब तक ये शर्म आती रहेगी? किस तरीके के क्वेश्चन उठाएंगे? ये 60 साल की बात करते हैं, वर्तमान में ये संभाल नहीं पा रहे। केवल ढींगरा जी, बिल्कुल इसका जवाब सीधा केवल ढींगरा जी से ले लेते हैं। सर मुझे भी एक बात जाननी है, अभी बीच में आपने सेना का भी जिक्र किया कि सेना के जवान वहां बैठे हुए हैं ठंड में, उनमें अभी तक किसी में कोरोना का लक्षण नहीं आया। ये मैं जान सकती हूँ कि ये बात बीच में क्यों लाई गई?
नहीं कहा, आपको गलतफहमी हुई। मैंने किसान कहा, जो किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, मैंने ये कहा। ठीक है सर, माफी चाहती हूँ, मुझे सुनने में शायद गलती हो गई होगी। तो ये बात भी बीच में क्यों लाई गई सर? मतलब क्या आप समझाना क्या चाहते हैं ये कहकर कि किसानों को कोरोना नहीं हुआ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं। जो लोग बॉर्डरों पे बैठे हैं, क्या उनको कोरोना हुआ? जितनी ठंड में, इतनी ठिठुरती ठंड में 4 महीने से बैठे हैं, तो मोदी जी उनको समझाने में तो कामयाब नहीं हुए। और दूसरी बात मैंने ये पूछी थी इनसे कि पहले खसरा भी आया, वो भी देशव्यापी था, वर्ल्ड व्यापी था। चेचक आया, वो भी वर्ल्ड व्यापी था। पोलियो आया, वो भी वर्ल्ड व्यापी था। टीवी है, वो भी वर्ल्ड व्यापी है। तो उसकी जब दवा फ्री दी जाती है, तो इस ये जो अभी कोरोना आया या कोविड आया, इसके लिए फ्री क्यों दवाई नहीं दी जा सकती? क्या सरकार पैसे लोगों से लूटने के लिए होती है? टैक्स का पैसा सरकार लेती है। और दूसरी तरफ पे पीएम केयर फंड जो लिया था, वो पैसा कहां गया? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे देवेंद्र प्रमुख जी से। बिल्कुल सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे, उसके बाद आपका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि पंजाब से आ रही है। अमरिंदर सिंह के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाब कैबिनेट ने प्रशांत किशोर की नियुक्ति पर मोहर लगा दी है। प्रशांत किशोर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज पर इस समय आप देख रहे हैं। अमरिंदर सिंह ने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी साझा की है। कैप्टन ने लिखा, मिलकर पंजाब के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। प्रशांत किशोर को अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं। अब वो पंजाब के लिए काम करेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, किशोर ने 2017 में कांग्रेस के चुनाव अभियान की भी कमान संभाली थी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत किशोर को बड़ी जानकारी मिली है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब पंजाब के मुख्यमंत्री को सलाह देंगे। इस बारे में खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कैप्टन ने ट्वीट किया है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर प्रधान सलाहकार के रूप में मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए हम एक साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कई बार किशोर की तारीफ कर चुके हैं।
और इस मसले पर चर्चा के लिए एएनबी न्यूज के संपादक जगतार सिंह भुल्लर जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है, प्रशांत किशोर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अब वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाह देंगे। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पर पलजी देखिए, प्रशांत किशोर के एक बहुत कह सकते कि देश के एक बहुत ही मशहूर रणनीति बनाते, चाहे उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया और चाहे दिल्ली सरकार के लिए काम किया और चाहे उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार के लिए काम किया। तो एक बार फिर पंजाब सरकार जब 2017 में, तब भी इनको प्रशांत किशोर की जो IPAC उसी टीम को हायर किया गया था रणनीति बनाने के लिए। तो अब प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना प्रिंसिपल एडवाइजर नियुक्त किया गया और साथ ही साथ उनका जो स्टेटस होगा वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर उनका जो स्टेटस होगा। और साथ ही साथ चाहे उन्होंने कहा कि वो पंजाब सरकार के से सिर्फ ₹1 ही वेतन लेंगे, सैलरी लेंगे, लेकिन उनका जो स्टेटस होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो जो 2022 में पंजाब विधानसभा का चुनाव होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एक बड़ी नियुक्ति की है, वो है प्रशांत किशोर। और तो जरूर निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखा जाए तो पंजाब सरकार या पंजाब कांग्रेस अगले 22 में जो चुनावी मुद्दे होंगे, चुनावी घोषणा पत्र होंगे, उन पे पूरे का पूरा कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ से जो इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा कि कौन से ऐसे लोग मुद्दे होंगे जिनको वो चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। तो ये एक बड़ी नियुक्ति की गई है। हालांकि तमाम जितनी भी राज्य की ऑपोजिशन पार्टी है उनकी तरफ से तो अभी से कहना शुरू कर दिया कि सरकार ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार जो लोगों के साथ उन्होंने 2017 में वादे किए थे, तब भी प्रशांत किशोर को उन्होंने हायर किया था। तो पहले पंजाब की जनता को ये बताने की कोशिश की जाए कि जो वादे किए थे सरकार ने प्रशांत किशोर के माध्यम से वो पूरे किए कि नहीं किए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो ये पंजाब सरकार और कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से एक बड़ी नियुक्ति की गई है। जी पलवी सर, एक जानकारी और हम आपसे चाहेंगे। बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि वो अभी ममता बनर्जी के साथ भी जुड़े हुए थे, तो क्या ऐसे में बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ममता बनर्जी का साथ छोड़ा है? देखिए, उनकी वहां भी चली। देखिए, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक है, उन्होंने एक साथ वो कई राज्यों में काम कर रहे हैं और बंगाल सरकार ममता बनर्जी के लिए भी वो काम करे। और पंजाब सरकार पहले तो उनकी जो IPAC कंपनी वो काम करती कि कौन सी किस स्टेट में स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन अब तो पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही प्रिंसिपल एडवाइजर लगे। तो आपको ध्यान होगा कि जब नीतीश कुमार की पार्टी में वो वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हर सरकार के साथ, हर पॉलिटिशियन के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो काफी असरदार भी और काफी मजबूत भी है। चाहे वो नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने 2014 में काम किया और चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार जब दोबारा बनी उन्होंने हायर किया था ममता बनर्जी के साथ। जब बिहार में नीतीश और लालू प्रसाद की गठजोड़ की बनी थी सरकार, तो तब उनके लिए काम किया था। तो एक ये इनकी कंपनी है IPAC कंपनी, हर स्टेट में हर पॉलिटिशियन के साथ वो उनका एक कह सकते हैं कि एग्रीमेंट है। लेकिन जो नियुक्ति सरकार की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी प्रिंसिपल एडवाइजर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को सलाह देंगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के पहले भी 5 से ज्यादा एडवाइजर हैं, लेकिन अब जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं अब ये प्रशांत किशोर होंगे। तो निश्चित तौर पे 2022 की चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तैयार होगा उसमें बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की रहने वाली है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो ये बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रशांत किशोर प्रधान सलाहकार तो बने ही हैं, इसके अलावा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी पंजाब में दिया गया है। चलिए मुद्दे का रुख कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने कोरोना का टीका लगाया है, उसके बाद से ही तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केवल ढींगरा जी का रुख कर लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम उन्हीं से बात कर रहे थे। तो सर, सवाल अभी भी यही बरकरार है कि क्या विश्वास पैदा हो पाएगा या नहीं। और आपने भी एक बात बिल्कुल सही की है कि अगर सरकार के पास फंड है, तमाम चीजें हैं, तो उसके बाद भी कोरोना की वैक्सीन जो है मुफ्त में क्यों नहीं दी जा रही। तो क्या आप ये मानते हैं कि पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन को मुफ्त में ही देना
करना चाहिए? हालांकि अभी जब हमारे साथ जुड़े हुए थे सर देवेंद्र प्रमुख जी, तो उन्होंने ये बात कही भी है कि सरकारी अस्पतालों में अभी भी फ्री में ही मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, देखिए बिल्कुल सही है। हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं कि सरकारी उसमें फ्री मिलेगी तो ठीक है, और बाकी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें क्यों पैसे देके मिले? क्योंकि जब सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, जीएसटी का पैसा हर आदमी से लेती है। 135 करोड़ देश के वासी हैं, जब उनसे जीएसटी का पैसा लिया जाता है तो वो सरकार किस लिए पैसा लेती है? दूसरी बात, इस कोविड के लिए जितना पैसा पीएम केयर फंड में जमा हुआ था उसका आधिकारिक रिकॉर्ड जो है सरकार क्यों लोगों तक अपना क्लैरिटी नहीं रखती कि वो पैसा कहां गया? तो ये असली में मुद्दे हैं कि जिस तरह से ये लोगों को लूटने का काम सरकार कर रही है, दूसरी तरफ से टैक्स वसूल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये थी कि टीकाकरण के अंदर मोदी सरकार जो है लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुई। जिस तरह से पिछला पूरा साल रहा, लोगों को घर के अंदर बंद करके रखा और सारे बिजनेस चौपट करके सभी लोगों को पैदल चलने पे मजबूर किया गया। एक गरीब आदमी भी कितने कितने किलोमीटर जो है वो पैदल चला, कोई साइकिल पे चला, कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये सरकार ने इस बात का कोई भी डाटा प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। दूसरी बात ये थी कि जब इतनी देर से किसान धरनों पे बैठे हैं, 12 दौर की बातचीत हुई, उनको समझाने में फिर सरकार, मोदी सरकार फेल हुई। जब ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हो रही है तो क्यों नहीं इनको हैंड्स अप करके वापस चले जाना चाहिए, जो 250 रुपए लोगों के साथ चार्ज कर रही है। ठीक है, बोलिए देवेंद्र प्रमुख जी। पल्लवी जी सर, बोला था उस पे जाता है जो तथ्य के साथ बोला जाए। अब चैनल्स पर बैठकर हवा में बात करने से कुछ होता है? अब इन लोगों के दोहरे कोई तथ्य हो तो बात करें। कभी ये कहते हैं कि जीएसटी, कभी कहते हैं प्रधानमंत्री फंड केयर की बात करते हैं। अरे फंड केयर का इंतजार कीजिए मित्र, फंड केयर सारे आपके सामने है। अगर आप केयर फंड की बात करने लगे तो एक बार अपने नेताओं के जरा फंड चेक करा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का निजी जो है वो खाता चेक कर लीजिए और अपने जो प्रदेश के नेता ना जरा उनसे एक बार मिला लीजिए, पता लग जाएगी आप कितने ईमानदार हैं, कितने बढ़िया। और रही तुम्हारी प्रशंसा की बात, क्या तुम कितने लोगों को क्या क्या करा तक कितनी मदद करने वाले, तो ये इंडिया की बीमारी नहीं है, ये वैश्विक महामारी है। और पहले भी मैं जिक्र किया है कि एक हमारे देश में आपने बात पोलियो की या खसरे की बात की, तो आप जैसे विकासशील देशों में था, ये बीमारी तो दुनिया के विकसित देशों को हिला चुकी है और उन विकसितों की भी मदद कर रहे हैं हम। आपके बस की तारीफ करनी माननीय हमारे नेताओं की नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री की करिए, क्योंकि अमेरिका कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है, जापान कर रहा है, यूरोप के सारे देश कर रहे हैं, और यहां तक कि अरब की कंट्रियों के लोग हमारे, जिन्हें आप कुमार बोलते हैं, राजकुमार बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं, वो सब कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की तारीफ करने का तो आपका अधिकार है, मत करिए आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ। आप उन डॉक्टर्स की, उन लोगों की जो वॉरियर्स के नाम पर खड़े होकर सेना वहां लड़ रही है, सैनिकों के, फोर्सेज के और डॉक्टर्स के, पैरामीटर जो उसके तथ्य के साथ जिन्होंने काम किया है, उन लोगों की तारीफ करनी, उनका सम्मान करना आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती। यह राजनीति ही आपको देश में करनी है, सिर्फ इसके सिवा कुछ नहीं बनता। आप बिल्कुल विरोध कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का विरोध कीजिए, लेकिन देश का जो प्रधानमंत्री है वो सबका है, ये लोकतंत्र हम सबका है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है तो कम से खड़ा होकर तुम अगर अच्छाई या बड़ाई नहीं कर सकते तो बुराई करने का अधिकार आपको नहीं दिया इस देश की जनता ने। ठीक है, केवल ढींगरा जी वो कह रहे हैं कि अगर तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई मत कीजिए, क्योंकि कोविड के काल में जो कुछ भी बीजेपी ने सरकार ने किया है वो सबसे बेहतर है। देखिए, मैंने उनकी, मोदी जी की बुराई नहीं की है, इनको फिर समझ नहीं आई मेरी बात। मैंने ये कहा कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करते। तो ये बात तो इनको भी समझनी चाहिए, इनको मालूम हो तो बता दें किस किस को पैसा गया। दूसरी बात, जो देश का टैक्स का पैसा होता है वो कहां यूज कर दिया ये भी नहीं बताते। दूसरी बात, हमारे सारे पीएसयू बेचने लगे हुए हैं मोदी जी, जो इतने सालों के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने बड़ी मुश्किल से उनको बनाया, बीएसएनएल बनाया, रेलवे बनाया, दूसरी चीजें बनाई, ये उनको बेचने में लगे हुए हैं। तीसरी बात मैंने ये कही थी, खसरा, चेचक, पोलियो, टीवी, जितनी भी बीमारियां देश के अंदर पिछले सालों में आई, उनको उनकी दवाई फ्री सरकार ने
जनता तक पहुंचाई। ये लोग उनसे 250 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हैं वो नहीं बता पा रहे। ये कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं। हम कहां बुराई कर रहे हैं? हम तो जो बात मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि ये मोदी जी की बुराई नहीं है, ये उनको आप भी समझो कि 250 रुपए आम लोगों के पास, गरीब आदमी के पास उनसे क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि वो जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे रही है। और पीएम केयर फंड में भी इतने करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। अगर उन्हें आप पल्लवी जी आप सोचे, अगर जो मैं बात कह रहा हूं उसका एक भी जवाब इन्होंने दिया हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन ये भ्रम भी दूर नहीं कर रहे। लोगों के अंदर जो भ्रम है, इस बात का डर है कि हम मेडिसिन लगवाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे या नहीं होंगे। नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी, ये सवाल बरकरार है। देवेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। पंजाब से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है, बड़ी जानकारी एएनबी न्यूज पर। 2 मार्च को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने का पंजाब शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोरोना के कारण लंबे समय से स्कूल बंद पड़े थे। शिक्षा विभाग की तरफ से मिशन 100% मुहिम चलाई गई है। मिशन 100% के तहत पेरेंट्स मीटिंग अब आयोजित की जाएगी। 2 मार्च के लिए यह निर्देश दिया गया है कि पेरेंट्स जो है वो अब मीटिंग करें अब शिक्षकों के साथ। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्देश दिया है, तो ये निर्देश काफी अहम माना जा रहा है। 2 मार्च को अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित करने का निर्देश पंजाब के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिशन 100% मुहिम चलाई गई है। मिशन 100% के तहत पेरेंट्स मीटिंग जो है वो आयोजित की जाएगी और इसके लिए जो तिथि है वो 2 मार्च की तय की गई है। अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं, देवेंद्र प्रमुख जी से तमाम जवाब ले लेते हैं। सर, आपने सवाल सुन लिए होंगे केवल ढींगरा जी के, अब आपसे जवाब चाहेंगे। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर अभी तक आप लोग कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले पाए हैं देश की जनता को? जवाब कौन सा चाहते हैं, मैं तो स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। आपकी गारंटी की जरूरत कहां पड़ी? आप ढींगरा जी से मैं अगर पूछना चाहूं कि आप अगर समर्थन की बात करते, समर्थन हमारे साथ है इस देश में या आपके साथ है? आप पूरे देश में 40 एमपी अपने लेकर नहीं आ रहे। आपके कोई ऐसा आपका नेतृत्व नहीं बन पा रहा जो विपक्ष में बैठकर विपक्ष की भूमिका निभा दे, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि देश किसके साथ है। मैं ये कह रहा हूं कि हम विश्व का सबसे बड़ा संगठन, देश की सबसे बड़ी, सब जगह अच्छे से सबने वैक्सीनेशन को लेकर पूरी दुनिया ने, पूरे भारत ने तारीफ की। क्या आपकी हम बाढ़ देखें? और मैं फंड केयर की बात कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो आप उस लायक बनिए तो सही, आप मांगिए तो सही, मांगने लाख, बनने लाख, शिकायत लाख करिए तो सही। अभी तो फंड केयर का स्टार्टिंग है, शुरुआत है। अभी तो लोगों को हम जीवन दे रहे हैं, अभी तो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। हिसाब तो तुम्हें 7 साल का देना है, आप 7 साल का हिसाब लिए बैठे। अरे 6 साल नहीं झेल पा रहे हमको। ढींगरा जी, हिसाब की बात करोगे जिस दिन, उस दिन तो आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा। ये जो आपके नेताओं के स्विस बैंक बड़े पड़े ना, आपके प्रधानमंत्री की बात छोड़िए कि आपके प्रधानमंत्रियों ने क्या कहा। मैं तो कहता हूं कि आपके एमएलए के भी खाते, एक भी एमएलए ऐसा नहीं होगा आपका जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तरह बैलेंस मिल जाए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से तो आपके आम आदमी के नेताओं के भी खातों में ज्यादा पैसा है। आप मांगने लायक क्या है? किसका हिसाब मांग रहे हैं आप? पूरी दुनिया में जिसने मिसाल दी है, जो कपड़ों तक का हिसाब देकर आए, 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहकर, 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहकर स्वयं अपना हिसाब दे रहे हैं, उससे हिसाब मांग रहे हैं आप। ये देश की जनता हंसेगी आप पर ढींगरा जी। कौन से क्वेश्चन आप उठाकर लाते हैं? अगर बात करनी है तो दागदार लोगों पर करिए, जिनका चरित्र दागदार है उन पर करिए। माननीय प्रधानमंत्री का चरित्र तो महान है, पूरी दुनिया ने इनको माना है, जो दुनिया को चलिए, दे रहे हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि प्रधानमंत्री के चरित्र पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा है, केवल ढींगरा जी समय की कमी है सर, इसलिए मैं टोक रही हूं। लेकिन बात बस यही है कि कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है, तो उम्मीद हम यही जता रहे हैं जब एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में अब जनता आपको सहयोग करे, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने जो वैक्सीन लगवाई है, उम्मीद हम यही करेंगे सकारात्मक परिणाम इसके आए और लोगों में इस वैक्सीन के प्रति विश्वास जाग पाए। दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री समेत तमाम राजनेता मुख्यमंत्रियों ने कोरोना की डोज ली है। ऐसे में अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोरोना वैक्सीनेशन जो दूसरे चरण में इस समय प्रवेश कर गया है, उसकी रफ्तार पिछले के मुकाबले बेहतर रहेगी और तेज रहेगी। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा,
खबर से असर तक।